नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य है वो भी बहुत ही बढ़िया होगा। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी गणित की शिक्षण विधियों से, मैथ की पेडागोजी से अपन ने गणित शिक्षण शास्त्र के कुछ प्रश्न लेके आया था मैं आपके सामने। और आज अपन वीडियो में वीडियो नंबर 2 लेके आएंगे, जिसमें अपन बात करेंगे 40 से लेके 80 के बीच के प्रश्नों के। अपन लगभग 40-50 प्रश्न रहने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र के, जो आपके रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ इनको कंसेप्टेड तरीके से बताऊं, ताकि आपकी जो समझ है वो गणित शिक्षण शास्त्र के प्रति बहुत ही अच्छी हो जाए और आप प्रश्नों को सही ढंग से कर पाएं। मेरा कभी भी पढ़ाने के दौरान ये उद्देश्य नहीं रहता कि मैं जो प्रश्न पढ़ाऊं वो आए। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं पढ़ाऊं तो उस कंसेप्ट को आप अपने मतलब अपनी समझ जो है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाए और आप प्रश्नों को सही तरीके से कर पाए। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो अपना पहला सवाल है वो ये रहा आपके सामने। देखिए आप कि निम्नलिखित में से गणित भाषा है, गणित किसकी भाषा है? क्या गणित राष्ट्रीय भाषा है? जी नहीं, गणित राष्ट्रीय भाषा नहीं। क्या गणित जटिल भाषा? जी गणित जटिल भाषा भी नहीं है। क्या गणित वैदिक भाषा है? साहब गणित वैदिक भाषा भी नहीं। गणित कैसी भाषा है? गणित संकेतात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? संकेतात्मक भाषा है। सर आप कैसे कह सकते हो कि गणित संकेतात्मक भाषा है? गणित के अंदर गणित में किसका प्रयोग किया जाता है? गणित में संकेतों का प्रयोग किया जाता है, संकेतों का। जैसे मैं बात करूं कि जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, लंब, और ये हो गया समकोण। गणित के अंदर प्रयोग किया जाता है संकेतों का। गणित के अंदर प्रयोग किया जाता है अंकों का, डिजिट्स का भी प्रयोग में गणित में प्रयोग किया जाता है। जैसे ये 1 है, इसको आप 2 बोलते हो। और इसके अंदर प्रयोग किया जाता है सूत्रों का। गणित के अपने सूत्र होते हैं, सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के ये जो सभी हैं, ये संकेत, सूत्र, अंक, ये सभी गणित की क्या है? ये गणित की अपनी एक भाषा है। क्या है? गणित अपने आप में एक संकेतात्मक भाषा है। जी, इस प्रश्न का आंसर है गणित की भाषा कैसी है? संकेतात्मक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है गणित अपने आप में। जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जी देखिए आप, हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्न में से सही मायनों में गणित है। गणित क्या है? गणित मूर्त विज्ञान है? क्या गणित भौतिकीय विज्ञान है? क्या गणित सापेक्षिक विज्ञान है? गणित क्या है? तो सुनिए आप, गणित का जो सिद्धांत है वो है, गणित में चला किस दिशा से किस दिशा की ओर चला जाता है। तो गणित में बच्चे के सामने बच्चे को सबसे पहले मूर्त संप्रत्यों की समझ करवाई जाती है। किसकी? मूर्त संप्रत्यों की या कंसेप्ट की क्या करवाई जाती है? समझ करवाई जाती है। जब बच्चों के सामने जैसे किसी छोटे बच्चे को पूछते हैं कि भाई ये एक आम है, ये एक आम है, तो बच्चे से पूछते हैं कि बताओ ये कितने आम है, तो बच्चा जोड़ के बताएगा ये 2 आम है, ये 2 है। उसको नहीं पता ये 2 क्या है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं इनको देख के वो बता रहा है ये वो चीज जो उसके सामने वो मूर्त है। तो बच्चे के अंदर मूर्त संप्रत्य को देख के वो 2 डिजिट बता रहा है। तो इसका मतलब हुआ छोटे बच्चों में, प्रारंभिक क्लासों में, प्रारंभिक स्तर पर, पीआरटी लेवल पर बच्चों के अंदर मूर्त संप्रत्यों की सहायता से बच्चों के अंदर कैसी समझ प्रदर्शित की जाती है या कैसी समझ विकसित की जाती है? अमूर्त समझ प्रदर्शित की जाती है या विकसित की जाती है। तो इसका मतलब गणित जो है वो मूर्त संप्रत्यों से किसकी ओर चलता है? अमूर्त संप्रत्यों की ओर चलता है। अमूर्त संप्रत्यों की ओर चलता है। तो इसका मतलब गणित कैसा विज्ञान है? तो ध्यान रखना लालो, गणित अमूर्त विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? गणित में ध्यान ही इसी बात पे दिया जाए कि मूर्त चिंतन से बच्चे में अमूर्त चिंतन का विकास कैसे हो। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गणित की तार्किकता की निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है। इसका मतलब 3 विशेषता हैं। अब 3 विशेषता कौन सी हैं? देखो, गणित शुद्धता को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल ठीक बात है, गणित शुद्ध होता है। गणित के परिणामों में निश्चितता देखी जा सके। हाँ, गणित के परिणाम जो है वो सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। गणित के परिणाम जो है वो 1+1 2 है तो है, ये यूनिवर्सल होते हैं। और गणित में मौलिकता पाई जाती है। हाँ जी, गणित में मौलिकता पाई जाती है, ये भी सही है। तो अंतिम जो आंसर बच गया वो इसका क्या है कि भाई गणित में विषय निष्ठता नहीं, 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 गणित सब्जेक्टिव नहीं होता भाई, गणित ऑब्जेक्टिव होता है। गणित में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गणित में ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। और ऑब्जेक्टिविटी के कारण ही गणित कैसा है? गणित के परिणामों में कैसी रह देती है? शुद्धता रहती है, शुद्धता रहती है। गणित
कि अध्यापक का और खुद गणित का अपने मनोभावों का उसके परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब गणित में क्या नहीं पाई जाती, वस्तुनिष्ठता नहीं पाई, वस्तुनिष्ठता सॉरी पाई जाती है, विषय सब्जेक्टिविटी नहीं पाई जाती। ये इसका आंसर रहेगा जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए आप सवाल को समझते हैं बहुत अच्छे ढंग से अपन। देखिए, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भाई मौखिक कार्य करवाए ही क्यों जाते हैं? ओरल एक्टिविटी, प्रारंभिक स्तर पर सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी करवाई जाती है बच्चों को? ओरल एक्टिविटी करवाई जाती है, मौखिक कार्य करवाए जाते हैं। कौन से कार्य करवाए जाते हैं भाई? मौखिक कार्य करवाए जाते हैं। ये ओरल एक्टिविटी क्यों करवाई जाती है? बच्चों के अंदर स्मरण शक्ति का विकास हो, बच्चों की एकाग्रता बढ़े, बच्चों के अंदर यादाश्त बहुत अच्छी बनी रहे बच्चों की, और बच्चा जो है वो किसी भी कंसेप्ट को यांत्रिक तरीके से उसको याद कर सके। ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं, स्मरण शक्ति बढ़े, स्मरण बढ़े, यादाश्त बढ़े, और अभी मैं बताऊं यांत्रिक तरीके से किसी चीज को, यंत्रवत किसी को कार्य करे। ये किया ही इसलिए जाता है ताकि बच्चे में कौन सा विकास हो सके, बच्चे के अंदर। इसका राइट आंसर है भाई ये प्रक्रियाओं का मानसिक विकास, ये मेंटल परफॉर्मेंस बच्चों की अधिक हो, इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का मानसिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा छोटे बच्चों के कौन से कार्य करवाए जाते हैं? ओरल कार्य करवाए जाते हैं। मौखिक परीक्षाएं ज्यादा आयोजित की जाती हैं प्रारंभिक स्तर पर जी। इस प्रश्न का राइट आंसर अपना ये रहा जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि सवाल आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीक उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? ये कह रहा है कि भाई ग्राफ को समझाने के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? क्या एलसीडी प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है? नहीं, एलसीडी प्रोजेक्टर का तो प्रयोग नहीं किया जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर का तो प्रयोग भी नहीं किया जाता है। टेलीविजन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है जी। इसका जो राइट आंसर रहेगा अंतः क्रियात्मक श्यामपट्ट रहेगा। अब ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि ये जो ऑप्शन सी है ये श्यामपट्ट का मॉडर्न मॉडल है। श्यामपट्ट जो होता है उसका क्या है, आधुनिक वर्जन कौन है? ये अंतः क्रियात्मक, जिसको वर्तमान में कौन सा बोर्ड बोलते हैं? स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं। कौन सा बोर्ड बोलते हैं? स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल। आजकल इसके माध्यम से बच्चों को गणित की समझ बहुत अच्छी हो, उनको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आए, ज्यामिति बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके लिए अंतः क्रियात्मक श्वेतपट्ट या जिसको बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल का प्रयोग किया जाता है। ये श्यामपट्ट का आधुनिक रूप है। पुराने जमाने में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। उस ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड में थोड़ा तकनीकी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, थोड़ा इससे बच्चों में आकर्षण बढ़ जाता है, विषय के प्रति थोड़ी समझ है वो गहरी हो जाती है। इसलिए वर्तमान में जो ज्यामिति और ग्राफ पढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है लालो? इंटरेक्टिव पैनल, श्यामपट्ट या अंतः क्रियात्मक श्वेतपट्ट का प्रयोग किया जाता है जी। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए, देखो ज्यामिति ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में किस विधि के पश्चात किया जाता है? देखो सुनो, आपको मैं दो बातें यहां से सिखाई देता हूं। ज्यामिति, ज्योमेट्री, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपके लिए। ज्योमेट्री इसको बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति जो पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो विधि है, पहले ज्यामिति संश्लेषण से पढ़ाने से पहले क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण विधि से उसको पढ़ाया जाता है। जब परिणाम आ जाते हैं उन सभी परिणामों को जोड़ दिया जाता है। तब ये कौन सी विधि है? संश्लेषण विधि। तो पहले विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। बच्चों को आप कोई प्रमेय समझा रहे हो तो प्रमेय के पहले खंड खंड किए जाते हैं। जब आप थ्योरम के किसी ज्योमेट्रिकल किसी प्रॉब्लम के खंड खंड करते हो, इसका मतलब आपका उसका विश्लेषण कर रहे हो, और बाद में जब खंड खंड करके उस सब उनको एक साथ जोड़ रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? संश्लेषण कर रहे हो। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, विद्यालय में ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि के पश्चात? संश्लेषणात्मक मतलब विश्लेषण विधि के प्रयोग के बाद किया जाता है। एक बात और सुनो, ज्योमेट्री के प्रश्नों को हल करने के लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अपने दिमाग में बैठा लो, ज्योमेट्री के प्रश्न सोल्व करोगे तो निगमन विधि का प्रयोग करोगे। एक बात और, कक्ष में ज्योमेट्री को समझाने के लिए, ज्योमेट्री को पढ़ाने के लिए बहुत बेहतर ढंग से छोटे बच्चों को समझ में आए, इसके लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। और प्रदर्शन विधि को कहते हैं देखो, सुनो और समझो विधि। ध्यान रखना इस बात का।
जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यह कि गणित एक भाषा है, बिल्कुल गणित एक लैंग्वेज है, जिसे जिससे परमेश्वर ने, भगवान ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है कि भाई गणित एक ऐसी भाषा जिसने परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को लिख लिया? हैमिल्टन की नहीं है, बर्नेड रसल की भी नहीं है, प्लेटो, हाँ ये गैलीलियो की परिभाषा, ध्यान रखना। गैलीलियो ने यह कहा था कि इस पूरे संसार को इस भगवान ने, इस परमेश्वर ने बहुत तार्किक ढंग से एक साथ पिरोया है। ये परिभाषा देने वाले कौन है? गैलीलियो है। कौन है? महान दार्शनिक गैलीलियो है। ध्यान रखना इस बात का भी आप। अगला सवाल यह है कि प्रोफेसर सुलजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्रोफेसर सुलजे का कोट था, मैं वो यहां लिख देता हूं। प्रोफेसर सुलजे वो ये कहते थे कि भाई वो, उन्होंने ये कहा था कि प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी पर्पस क्या है, गणित क्यों पढ़ाना चाहिए बच्चों को? तो प्राथमिक जो पर्पस है वो क्यों, क्या है? वो उन्होंने दिया था कि भाई बच्चों के अंदर गणित पढ़ाई इसलिए जाती है कि उनमें तर्क का विकास हो, उनमें अन्वेषणात्मक प्रकृति का विकास हो, वो चिंतन कर सकें। अगर ये सारी चीजें किसी विषय के माध्यम से किसी बच्चे के अंदर डेवलप की जाती हैं तो वो गणित है। और अब देखते हैं ऑप्शन, दूसरी विद्याओं में सहायता प्रदान करना, जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। खाली समय का सदुपयोग करना, ये भी नहीं है। प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग करना, ये भी नहीं है। हाँ, मानसिक शक्ति का विकास, यदि किसी बच्चे में तर्क शक्ति आ जाएगी, अन्वेषणात्मक आ जाएगा, खोजी प्रवृत्ति का हो जाए, तो इसका मतलब बच्चे में कौन सी शक्ति का विकास हो रहा है? बच्चे का मेंटल लेवल अच्छा हो रहा है। प्रोफेसर सुलजे का ये कहना था कि गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है बच्चे के तर्क, बच्चे की सोचने की क्षमता, बच्चे के चिंतन, बच्चे को खोजी प्रवृत्ति का बनाओ, बच्चे को क्रिटिकल अप्रोच बच्चे के अंदर होनी जानी चाहिए। इसका मतलब बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब प्रोफेसर सुलजे का ये मानना है कि प्राथमिक उद्देश्य गणित का क्या है? बच्चों के जो मानसिक विकास है, मेंटल लेवल है, वो ज्यादा क्या हो जाना चाहिए, इसके माध्यम से स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए गणित पढ़ाना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये भी परिभाषा है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकता वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये कथन किसका? डायरेक्ट याद रखना, ये कथन महान दार्शनिक प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते, जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति समझ में नहीं आती है, उनको विद्यालय में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कथन कहने वाले कौन है? महान दार्शनिक प्लेटो है, ध्यान रखना। और यही प्लेटो किस विधि के जनक है? तो ध्यान रखना, निगमन विधि के जनक है। किस विधि के जन्म है? निगमन। और ये अरस्तु है, ये किस विधि के जनक है? तो ध्यान रखना, ये आगमन विधि के जनक है। आगमन विधि के जनक कौन है? लो अरस्तु हैं। और मैं आगमन विधि के बारे में एक बात और बता देता हूं, सूत्र की स्थापना किस विधि से की जाती है? ये बहुत बार प्रश्न आता है। सूत्र का स्थापना किस, सूत्र की स्थापना, सूत्र को सेट किसके माध्यम से किया जाता है? तो आगमन विधि के माध्यम से। और प्राथमिक स्तर पर जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको नया संप्रदाय समझाना हो, नए कंसेप्ट उसके दिमाग में बैठाने हो, तब कौन सी विधि से पढ़ाया जाता है? उनको आगमनात्मक विधि से पढ़ाया जाता है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ध्यान रखना जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आ गया आगमन वाला। तो आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र अभी अपने पढ़ा है, सूत्र स्थापित के लिए। बिल्कुल 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 यही आंसर है भाई साहब, अगले तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगमन विधि पढ़ाई इसलिए जाके ताकि सूत्र की क्या की जा सके? सूत्र की स्थापना की जा सके। सूत्र की स्थापना किस विधि से की जाती है? आगमन विधि से की जाती है। सूत्र का चयन किस विधि में किया जाता है लालो? विश्लेषण विधि में। सूत्र की स्थापना, सूत्र का चयन है, अलग अलग दो प्रश्न है। तो सूत्र की स्थापना आगमन में, और सूत्र का चयन आपको करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये लगाऊं कि वो लगाऊं, तब विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं सूत्र का चयन। ये दोनों एक जैसे प्रश्न है तो आप गलत मत कर देना। सूत्र का चयन किसी विधि से किया जाता है तो उस विधि का नाम है विश्लेषण विधि। कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि। और एक बात और आगमन विधि के बारे में अपने दिमाग में बैठा लो कि छोटे बच्चों के अंदर नए कंसेप्ट जब उनके दिमाग में स्थायी तौर पर वो संचित रह जाए, स्टोर हो जाए, इसके लिए उन छोटे बच्चों को किस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए? आगमन विधि से पढ़ाना चाहिए। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, दिमाग में बैठा लो जी। अगला सवाल है कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो ध्यान रखना, खेल विधि कहां उपयोगी है? पीआरटी लेवल पर, प्राथमिक लेवल पर। कहां उपयोगी है? प्राथमिक स्तर पर। छोटे बच्चों को किस विधि के माध्यम से गणित पढ़ाई जाती है? तो दिमाग में बैठा लो, खेल विधि के माध्यम से। किस विधि के माध्यम से? खेल विधि के माध्यम से। तो देखो, खेल विधि के जनक
कौन है खेल विधि के जनक, कौन है? तो देखना फ्रोबेल है भाई साहब। कौन है खेल विधि के जनक? कौन है? फ्रोबेल साहब हैं खेल विधि। और इसी को बोलते हैं किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, किंडरगार्टन विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? किंडरगार्टन विधि। और डोल्टन जो है इसके वे हैं हेलन, इसके जन्मदाता कौन है? हेलन। और मॉन्टेसरी जो है इसकी जनक है मारिया मोंटेसरी। कौन है? मारिया मोंटेसरी। ये दिमाग में बैठा लो। और सिगमंड फ्राइड जो है वो है, इन्होंने लैंगिक थियरी दिया था, लैंगिक बाल विकास के लिए सिद्धांत दिया था, लैंगिक विकास का सिद्धांत। बच्चों के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए इन्होंने सिद्धांत दिया। तो इसके लिए विश्व में सबसे अगर कोई प्रसिद्ध वैज्ञानिक है तो सिगमंड फ्राइड है। तो अपनी विधि है खेल विधि। और ये तीनों ही कैसी विधि हैं? ये छोटे प्राथमिक स्तर पर लागू हैं। इनकी तीनों के मैंने जनक बता दिए, फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि, खेल विधि। मारिया मोंटेसरी जो विधि की, किस विधि के जनक है? तो मोंटेसरी विधि के जनक है। और डोल्टन विधि के जनक है हेलन पार्कहर्स्ट। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व क्यों महत्व है? तो सुनो, यह विज्ञान विषयों के संबंध में सहायक। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री सीखनी है, फिजिक्स सीखनी है, तो वहां अप्लाइड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मैथमेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। एक बात और बता दो, यंग ने तो ये कहा था कि इस पूरे विषय से आप गणित हटा दो तो सारी की सारी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। लोह युग, वाष्प युग, वाष्प युग का जन्म ये किससे हुआ? गणित से हुआ है। तो ये जितनी भी विज्ञान की शाखाएं हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, सबका आधार कौन है? सबके साथ इंटरलिंक संबंध किसका है? गणित का। तो ये तो है। अगला है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। गणित की विषय वस्तु यही है कि बच्चों के अंदर लॉजिकल क्षमता का विकास हो सके। व्यवहारिक ज्ञान में सबसे ज्यादा उपयोग है, सबसे ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान में प्रयोग किया जाता है इनमें से सभी। तो इसका आंसर रहेगा सभी। जी, अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बनाता है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है, उसकी प्रक्रिया को क्या निष्कर्ष निकाला जाए? ये प्रश्न भाई थोड़ा गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा। एक बार आगे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। किन किन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है? भाई जो बौद्धिक रूप से पिछड़े हों, बौद्धिक रूप से कैसे हों? पिछड़े हों। जो बच्चे बौद्धिक रूप से पिछड़े हैं, कक्ष में थोड़े पिछड़ गए हैं, उन सबके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। भले ही वो मंद बुद्धि वाले हों, भले ही वो पिछड़े बच्चे हों, भले ही वो सामान्य बच्चे हों, इसका मतलब इसका आंसर आएगा ये सभी। भाई मेंटल लेवल तो अलग अलग हो सकता है। एक बच्चा क्लास में नहीं है तो इसका मतलब वो क्लास की कक्ष में शिक्षण से पिछड़ जाएगा। अब उसको भी तो उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है, उसमें भी तो कोई न कोई कमियां रहेगी। तो इसमें ये सभी रहेंगे, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, इन सबको किसकी जरूरत होती है? सबसे ज्यादा अगर जरूरत होती है तो बेटा उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। और उपचारात्मक जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। देखिए भाई अगला सवाल, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? भाई गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक इसके किस बात? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए? नहीं, प्रश्नावली के सारे प्रश्न तो हल किए नहीं होने चाहिए। उदाहरण ज्यादा हो, प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो, नहीं। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और पर्याप्त मात्रा में क्या हो? प्रश्नावली के प्रश्न हो। इसका राइट आंसर भाई उदाहरण भी सारे के सारे होने चाहिए। जो प्रश्नावली में प्रश्न है तो बच्चा उनको देखे के बहुत अच्छी तरीके से उसके प्रश्नों को हल करने की क्या विकसित हो सके, उसके अंदर समझ विकसित हो सके। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी, अगला सवाल है, गणित की प्रकृति कैसी है? यह तार्किक है, ये बिल्कुल सही है। गणित अलंकारिक है, नहीं। गणित कठिन है, गणित कठिन है ही नहीं भाई साहब। ये औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं, ये गलत बात है। ये सारे आंसर गलत हैं। देखो ये तार्किक है, ये बिल्कुल सही बात है। एक ऑप्शन दे रहा है ये औसत विद्यार्थियों के लिए, नहीं, गलत बात है। बर्नेड रसल ने एक बात कही थी कि गणित प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता, भले ही वो औसत हो, पिछड़ा हो, मंदबुद्धि हो, प्रत्येक बच्चे को गणित सीखनी चाहिए। क्योंकि गणित से बच्चों के अंदर कौन सी क्षमता विकसित होती है? तार्किक सोच विकसित होती है। ये बिल्कुल आप नहीं बोल सकते ये बच्चा गणित नहीं सकता, वो बच्चा गणित नहीं सकता। हर बच्चा गणित सीख सकता है। आप ये बोल ही नहीं सकते कि गणित नहीं सीख सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता, किसमें सहयोग करता है अभ्यास शिक्षण? अभ्यास से क्या हो जाता है? देखो, यदि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या कार्य करवाया जाए? अभ्यास करवाया जाए तो क्या होगा?
तो एक तो कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे, उसके कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे, बार बार किसी प्रश्न को सोल्व करेगा तो कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, अभ्यास अभ्यास से उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। क्या विश्वास बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। समस्याओं का कि हल के प्रति समझ बढ़ जाएगी, समस्याओं की कोई समस्या होगी उसके हल के प्रति क्या बढ़ जाएगी, उसकी समझ बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें हैं जो वो ड्रिल कार्य से होती हैं। तब प्रश्नोत्तर के अपन आंसर देखते हैं कि भाई इसके अधिगम स्थान था, नहीं लर्निंग ट्रांसफर कैसे हो सकती है, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने में क्षमता विकास हो जाए, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है। किसी समस्या के नहीं नहीं, इसका राइट आंसर है समस्या के हल की समझ। अगर किसी प्रश्न को बच्चा बार बार कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो उसको समझ आ जाएगा कि भाई इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो मुझे इस तरीके से करनी है। जैसे उसके सामने कोई प्रश्न दिखेगा, कोई समस्या की, वो उस वाले अभ्यास में जो उसने मेथड का मिली वो अप्लाई करेगा, उस प्रश्न का क्या कर देगा, हल निकाल देगा। तो भाई अभ्यास से तो समस्या का जो हल करने हैं ना, उसकी समझ विकसित हो जाएगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, रिट में आया हुआ है भाई, ध्यान रखना, रिट लेवल 2 में। जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रियात्मक गणित का क्या महत्व है? क्रियात्मक गणित मतलब बच्चा, क्रियात्मक मतलब साइकोमोटर, साइकोमोटर मतलब क्रियात्मक, बच्चा करके सीखे। साइकोमोटर का मतलब है क्रियात्मक पक्ष। गणित में क्या महत्व रखता है? प्रत्यक्ष अनुभव से क्रियात्मक अनुभव। जी बिल्कुल, बच्चा खुद करके सीखेगा, वो चीजों को बार बार खुद करेगा जिसमें उसकी ज्ञानेंद्रियां भी सम्मिलित हों, मनोभाव भी सम्मिलित हो, इंटरेस्ट भी हो उसको, वो करके भी देखे, समस्या क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, वो इसको भी देखे। अगला क्या है? स्वयं करके सीखा। जी जी जी, प्रत्यक्ष जब करेगा तो वो स्वयं करके तो सीखेगा। अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना। जी जी, देखो सुनो, एक बच्चे के दिमाग में, मस्तिष्क में कंसेप्ट तब मजबूत होते हैं जब बच्चा खुद किसी समस्या, किसी प्रश्न को प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखे, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन शामिल हो। तो इसका मतलब यदि ये सारी चीजें हैं तो इसका मतलब उपयुक्त सभी इसका क्या रहेगा आंसर। इसका मतलब क्रियात्मक गणित का, साइकोमोटर गणित करवाई इसलिए जाती है कि ज्ञान जो है वो कैसा हो जाए, स्थायी हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए उसके अंदर, है ना। इसके लिए सबसे अच्छी विधि है आपकी, एक आगमन है, एक परियोजना विधि है, एक लैब मेथड है, प्रयोगशाला विधि है। इसमें बच्चा करके सीखता है, करके सीखता है तो ज्ञान कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। एक बार आप इस प्रश्नों के क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी 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 जी, क्या है अपना सवाल? इस सवाल का अपना आंसर क्या रहने वाला है वो हम देखने वाले हैं सर। बिल्कुल, ये अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हाँ जी, सवाल देखिए, गणित की भाषा का अंग है। गणित में की, गणित की भाषा के अंदर, गणित जो एक भाषा है उस भाषा के अंदर क्या शामिल है भाई? सब संकेत शामिल है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, सूत्र शामिल है, बिल्कुल सूत्र शामिल है। सूत्र तो होते हैं गणित में, संख्या भी होती है गणित के अंदर, चर मान भी होते हैं जैसे एक्स वाई जेड है, ये वेरिएबल भी होते हैं। इसका मतलब ये सभी सम्मिलित है। क्या संकेत शामिल है? जी बिल्कुल। सूत्र शामिल है? जी बिल्कुल। संख्या व चर शामिल है? जी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, सभी शामिल है। गणित की भाषा ही ऐसी है, संकेतात्मक भाषा है, सूत्रात्मक भाषा है और संख्या वाली भाषा है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? किस विषय में सबसे अधिक महत्व? समुदाय में, जिस जगह पर रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, गणित, अगर जहां गणित अच्छी होगी वो सोसाइटी अच्छी होगी। सर कैसे? क्योंकि वहां तार्किक सोच उन लोगों की अच्छी होगी, विश्लेषणात्मक होगी, वो किसी चीज को बहुत ही एनालिटिक तरीके से, बहुत ही
आलोचनात्मक तरीके से करेंगे। आलोचना का मतलब वो नहीं है, आलोचना का मतलब ये चीज ये करेंगे तो सही रहेगा, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, समाज बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, ये भी सही है। सिद्धांत एवं तर्क, बच्चों के अंदर एक सिद्धांत प्रिंसिपल बहुत अच्छे बन जाएंगे। गणित के जो नियम है वो अविवादास्पद हो तो बच्चों के अंदर लॉजिकल क्षमता विकसित हो जाएगी, ये भी सही है। और गणित जो है क्या है, एक विज्ञान, विज्ञान में गणित का सबसे अधिक महत्व है। विज्ञान गणित के बिना अधूरा है। होगबेन का तो कहना ही ये है कि गणित सभी विज्ञानों का सीए दवार एवं कुंजी है। समझ लेना आप, इसका मतलब उपयुक्त है सभी। सॉरी, रोजर बेकन का कहना है। अगला सवाल सुनिए। अगला है भाई अंक गणित, अर्थमेटिक। तो एक सवाल सुनो मेरा, परंपरागत गणित कौन सी, प्राचीन गणित कौन सी? तो दिमाग में रखो आप, प्राचीन गणित गणनाओं से संबंधित है। प्राचीन गणित किससे संबंधित है? गणनाओं से। और सबसे प्राचीन गणित कौन सी है? अंक गणित है। कौन सी गणित है? अंक गणित। एक तो ये दिमाग में बैठा लो आप। अब सवाल है क्या है, क्या प्रोजेक्ट विधि से? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट विधि को तो कक्षा कक्ष में लागू ही नहीं किया जा सकता। देखो गलत, कक्षा शिक्षण में लागू, कक्षा शिक्षण में संभव नहीं है, कक्षा शिक्षण में संभव नहीं है भाई। प्रोजेक्ट विधि तो कक्षा शिक्षण में आप लागू ही नहीं कर सकते। प्रदर्शन विधि, नहीं नहीं, प्रदर्शन विधि तो प्रोजेक्ट विधि बोलते हैं इसको, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि तो भाई साहब ज्योमेट्री को समझाने के लिए प्रयोग की जाती है, ज्यामिति को समझाने के लिए। ज्यामिति को समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये शिक्षक केंद्रित होती है, जिसमें इसका एक स्टेटमेंट और चलता है, प्रदर्शन विधि। देखो सुनो और समझो, किस विधि को कहते हैं? प्रदर्शन विधि को कहते हैं। तो दो कट गए, इनमें से कोई नहीं है। नहीं नहीं, एक ऑप्शन विश्लेषण विधि। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इनमें सबसे उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। अर्थमेटिक के अंदर कोई समस्या आती है तो उसको खंड खंड करके बच्चा देखता है, फिर उसका समाधान करता है। एनालिटिक पावर आ गई ना, इसका मतलब अगर अर्थमेटिक इस विश्लेषणात्मक विधि से समझेगा तो उसके प्रश्न गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। आ रहा है ना आपको समझ में? जी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? भाई देखो, कक्षा शिक्षण में टीचिंग में अध्यापक कोई भी हो, चाहे वो गणित का हो चाहे वो किसी का भी, ये सबके लिए कॉमन बात है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है वो बच्चे के अंदर व्यवहार को मजबूत कर सके, वो बच्चे के अंदर ज्ञान को मजबूत कर सके, और बच्चे के वो भाव भी मजबूत कर सके। इसका मतलब वो ज्ञानात्मक पक्ष भी मजबूत करेगा, व्यवहार के तीनों पक्षों पे ध्यान देगा, और एक मिनट इसको सही करता हूं मैं, भावात्मक पक्ष का भी क्या रखेगा? वो ध्यान रखेगा कि ये उद्देश्य भी प्राप्त होने चाहिए, और क्रियात्मक पक्ष भी बच्चे का क्या हो जाना चाहिए? मजबूत होना जाना चाहिए। शिक्षण करवाया ही इसीलिए जाता है कि ताकि बच्चों के अंदर व्यवहार के तीनों पक्षों का विकास हो सके, ज्ञान का भी, संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सके इसके अंदर, और सोच उसकी बहुत बेहतर बने, उसके अंदर वो इमोशन भी शामिल हो कि मुझे गणित पढ़नी है तो मुझे इंटरेस्ट है, मुझे ऐसे नहीं कि गणित बहुत उबाऊ लगे, उसकी रुचि तरीके से उसे गणित पढ़नी। इसका मतलब भावात्मक पक्ष का भी उसके अंदर विकास होना चाहिए। तीसरा है क्रियात्मक, गणित का उपयोग उसको करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एक कक्षा शिक्षण में शिक्षण का अर्थ क्या है? गणित शिक्षण पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं गणित शिक्षण करता हूं, व्यवहार के तीनों पक्षों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, ये गणित का उद्देश्य है। तो यहां आंसर रहेगा आपका उपयुक्त सभी। हाँ जी, अगला सवाल सुनिए। निदानात्मक, निदान का मतलब होता है समस्या की पहचान। समस्या की पहचान, देखो आपको पता लग जाएगा फलाना बच्चा, पहचान। निदान का मतलब है समस्या को पहचानना। देखो निदान किया ही इसीलिए जाता है ताकि बच्चा इस विषय में, इस फलाने चैप्टर में, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि बच्चा जो है, बच्चे को त्रिकोणमिति नहीं आ रही है, तो त्रिकोणमिति नहीं आ रही तो ये उसकी समस्या है। एक शिक्षक को पता होनी चाहिए उसको क्यों नहीं आ रही, इसका मतलब उसका निदान है, समस्या की पहचान, उसको त्रिकोणमिति नहीं आ रही है। अब क्यों नहीं आ रही है, अब इसके लिए उसको उपचार करना पड़ेगा, उसकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इसके लिए उसे क्या कराना पड़ेगा भाई साहब? शिक्षण करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। बच्चे को क्या करेगा? वो परामर्शन और निर्देशन देगा। बच्चे के शिक्षक के निर्देशन में ही तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से, जब शिक्षक बहुत अच्छा निर्देशन देगा, उसे बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा, तभी ना समझेगा वो। अगला, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी किसके बाद की जाती है? निदानात्मक परीक्षण के बाद की जाती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर आ गया उपयुक्त सभी। ये सारी चीजें शामिल है निदानात्मक में। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है गणित शिक्षण में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? हाँ जी, वो दार्शनिक भी होता है, वो परामर्शक भी होते हैं, और वो मित्र भी होता है। जी, उपयुक्त सभी आएगा भाई साहब इसका आंसर। गणित अध्यापक परामर्श भी है, मित्र भी है, और क्या है? दार्शनिक भी है। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि? नहीं, व्याख्यान विधि नहीं है।
सुनो, प्रदर्शन विधि है गणित की, लेकिन गणित की ऐसा नहीं है कि गणित प्रदर्शन विधि से नहीं पढ़े जाते, लेकिन गणित की सभी शाखाएं जैसे अंक गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीज गणित, ये केवल प्रदर्शन विधि से नहीं पढ़े जाते। प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है केवल ज्यामिति पढ़ाने के लिए, ज्यामिति की समझ विकसित करने के लिए। सबसे अच्छी उपयुक्त विधि है आगमन और निगमन विधि। कौन सी विधि है? गणित शिक्षण में अगर आपके सवाल आ जाएगा गणित शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, ऑप्शन ऐसे देते व्याख्यान, आगमन, निगमन, प्रदर्शन, तब आपको आगमन करना है। और अगर ऑप्शन में दोनों है आगमन निगमन एक साथ, तब आपको बिना सोचे समझे इस प्रश्न का आंसर देना है कि आगमन और निगमन गणित शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्याख्यान विधि तो केवल और केवल सिलेबस पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी त्वरित गति से पढ़ाने की विधि है। पाठ्यक्रम सिलेबस जल्दी से कैसे पूरा हो, ऐसे व्याख्यान विधि है। सिलेबस को रिपीट करवाने के टाइम भी सबसे अच्छी उपयुक्त प्रश्न ऐसे आ जाए कि गणित शिक्षण को सबसे अधिक रिपीट किसी में, उसको रिवाइज किस माध्यम से किया जाए, तब व्याख्यान विधि है। लेकिन यहां प्रश्न है कि सवाल यह है कि गणित शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो लालो ध्यान रखना एक साथ आंसर आए तो आगमन प्लस निगमन दोनों आपको करने हैं। अकेला आगमन आ जाए तो फिर आगमन रहेगा। आपको समझ आया? ये 4 प्रश्न है। ज्यामिति पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ज्यामिति पढ़ाने के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, और इसी प्रदर्शन विधि को कहते हैं देखो, सुनो और समझो विधि। व्याख्यान विधि ऐसा नहीं है कि व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन सिलेबस को अगर जल्दी जल्दी करवाना है, सिलेबस को रिपीट करवाना है, तब किस विधि का प्रयोग किया जाता है? व्याख्यान विधि का प्रयोग। एक उबाऊ विधि है, ये मनोवैज्ञानिक है, ये शिक्षक केंद्रित है। बालक इसमें सक्रिय नहीं थी, शिक्षक इसमें सक्रिय रहता है। लेकिन आगमन और निगमन ऐसी विधियां जिसमें गणित को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये था कि गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? वैश्विक, भाई आप अभी इंडिया में हो, आप यहां गणित पढ़ रहे हो, और मान लो आप चले जाओ अमेरिका, वहां गणित पढ़ो, अतः गणित तो गणित है। इसका मतलब यहां भी एक को आप एक पढ़ते हो, जैसे यहां मैं एक चिन्ह लिख रहा हूं, जैसे गणित में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे थीटा, तो इसको आप थीटा कोण के लिए पढ़ रहे हो। जैसे ये किसका प्रयोग किया है? ये समाकलन का है। ये किसका प्रयोग है? ये जोड़ का है। ये किसका है? गुणा। आप अमेरिका चले जाओ, कहीं चले जाओ, ये तो सेम ही रहेंगे ना सिंबल, ये तो नहीं बदलने वाले। मतलब इसकी भाषा एक समान होनी चाहिए, भाषा की एक रूपता। तो भाषा की संक्षिप्तता नहीं, भाषा की जटिलता, जटिल होगी तो कैसे सीखेगा वो? भाषा की एक रूपता। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपकी, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है लालो, वो रहेगा भाषा की एक रूपता। सभी जगह भाषा समान रहेगी, तब वो कहीं भी पढ़ सकता है। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको सभी कर देते हैं तो गलत हो जाएगा आपका। अगला है, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? गणित अगर शिक्षण करवाएंगे तो बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? जी, तर्क शक्ति बालकों की विकसित हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। विचार शक्ति, उसके चिंतन बहुत प्रभावी हो जाएंगे, उसको आत्मविश्वास बहुत हो जाता है। इसका मतलब इसके आंसर हो गए सभी। यदि कक्ष में आप गणित पढ़ा रहे हो तो बालकों का एनालिटिक पावर बढ़ जाएगा, तर्क शक्ति बढ़ जाएगी, उनका सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, उनकी ब्रॉड माइंड जो है वो ब्रॉड हो जाएगा, समस्याओं को वो बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, आत्मविश्वास आएगा इसे। यदि बच्चे के सामने समस्या है उसने हल कर दिया तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। दूसरा, एक और है इसका, बच्चे की लॉजिकल पावर बढ़ जाएगी। इसका अर्थ है इसके प्रश्न के आंसर जो है वो सभी सही हैं। अगला सवाल देखिए, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसे अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति, ये ध्यान रखना, ये कीवर्ड है यहाँ पे, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, कहां से चलते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर, और साथ में खोज प्रवृत्ति। अब देखते हैं प्रयोगशाला विधि, प्रयोजना विधि, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोजना कौन सा? संश्लेषण तो नहीं है भाई साहब, प्रयोगशाला भी नहीं है, प्रयोजना विधि तो कक्षा में लागू ही नहीं की जा सकती। इसका मतलब आंसर बचा आपका विश्लेषण। अब विश्लेषण क्यों है, सुनो, इसका आंसर मैंने विश्लेषण क्यों दिया, पहली बात तो ये विश्लेषण में अज्ञात से किसकी ओर किया जाता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। सुनो कैसे। अब ज्यामिति से संबंधित आपके सामने कोई प्रश्न है तो आपको तो नहीं पता इसका आंसर क्या है, इसका मतलब आपके सामने एक समस्या आ गई, अज्ञात है, और जैसे जैसे आप प्रश्न को हल करेंगे तो आपको आंसर आ जाएंगे। इसका प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर, इस ज्यामिति के प्रमेय का आंसर ये क्यों आया, वो क्यों आया, ये सभी कर पाओगे ना आप। जैसे प्रश्न आ जाए कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, क्यों जब आ गया तो समकोण है, सॉरी, तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री क्यों होता है, आप कैसे हल करोगे? तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा।
इसका मतलब ये समस्या है, इसका मतलब आपको आंसर नहीं पता, ये अज्ञात है, और जैसे आप इसको हल कर लोगे कि भाई इसलिए होता है तो ये ज्ञात हो गया। आ रहा है ना समझ में? अज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र में चला जाता है, और साथ में इसमें चिंतन का, तर्क का विकास हो जाता है, और इसमें बच्चे की प्रवृत्ति खोजी प्रवृत्ति हो जाती है, खोज का मार्ग प्रदान करती है। इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका विश्लेषण। और एक बात और बताता हूं, विश्लेषण के बाद क्या किया जाता है? संश्लेषण। सर आपने प्रयोजना इसका क्यों नहीं किया गया? प्रयोजना इसलिए नहीं क्योंकि प्रयोजना को तो कक्षा कक्षा में लागू ही नहीं किया जा सकता। आपका प्रश्न पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है, सर प्रयोजना क्यों नहीं है? प्रयोजना इसलिए नहीं है कि प्रयोजना सामान्य कक्षा कक्षा में लागू ही नहीं किया जा सकता है। फिर कह रहे हो कि साहब प्रयोगशाला क्यों नहीं है? प्रयोगशाला में तो बच्चा अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है। नहीं नहीं, प्रयोगशाला आगमन विधि का क्रियात्मक रूप है, और आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। क्यों नहीं है प्रयोगशाला? प्रयोगशाला विधि कैसी विधि है? प्रयोगशाला विधि आगमन विधि का क्रियात्मक रूप है, और आगमन विधि के अंदर कौन सा शिक्षण सूत्र काम करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण तो ज्ञात है, नियम आपको ज्ञात की ओर लेके जाएंगे, तब प्रयोगशाला नहीं है। आ रहा है समझ में सर? बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। इस प्रश्न का आंसर दो आप तो मेरे को, है ना? हाँ जी, इस प्रश्न का आंसर दो, तब तो मुझे समझ में आई। गणितीय पदों को परिभाषित करने में का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? एक बच्चा यदि गणित के पदों की, संप्रत्यों की परिभाषा बता रहा है, प्रत्यय को आपको परिभाषा कर रहा है, संप्रत्ति को बता रहा है, प्रत्यास्मरण के प्रश्न बता रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा है, तो इसका मतलब बच्चे के अंदर कौन सा विकास हो चुका है? बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है। देखो, परिभाषित करना कभी भी वर्ड है ना, परिभाषित करना, परिभाषा देना, परिभाषित करना आ जाए, एक तो वर्ड ये ध्यान रखना, और एक वर्ड दूसरा लिख रहा हूं प्रत्यास्मरण, याद करके किसी प्रश्न को लिखना, रिक्त स्थान प्रश्नों के उत्तर देना। एमसीक्यू प्रश्न है और उसका वो आंसर टिक कर रहा है, इसका मतलब बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका, व्यवहारात्मक भाव तक ये तो नहीं है सब। परिभाषाएं याद करना, प्रत्यास्मरण प्रश्नों का आंसर देना, एमसीक्यू प्रश्नों का आंसर देना, इसका मतलब बच्चे को याद हो गया, और याद का संबंध आपके दिमाग से, कोग्निटिव डेवलपमेंट से। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल है कि बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। भाई, त्रुटियों का पता लगाना, पता लगाना, पता लगाना, इसका अर्थ है समस्या का पता लगाना। समस्या क्या है, समस्या क्या है और कौन सी है? भाई देखो सुनो, डॉक्टर के पास आप जाओगे, सबसे पहले वो क्या करेगा? टेस्ट करवाएगा ना, आपके डायग्नोसिस करेगा। भाई टेस्ट करेगा कि भाई आपको फलानी फलानी बीमारी है, जैसे आपसे चला नहीं जा रहा साहब, मेरी तो कमजोरी आ गई है, इसका मतलब पहले आपको टेस्ट करेगा भाई तेरे अंदर खून है कि नहीं है। वो सबसे पहले सीबीसी नहीं करवाएगा आपकी, उसमें आ गया कि हाँ कम है, तभी तो वो बताएगा कि इसका इलाज ये है। तो सबसे पहले डायग्नोस करेगा, इसका मतलब बच्चे के अंदर समस्या का पता लगाना, त्रुटियों का पता लगाना निदानिक परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? मौखिक परीक्षण नहीं है, स्वभाव परीक्षण नहीं है, उपचारात्मक परीक्षण तो निदानिक परीक्षण के बाद में किए जाते हैं, ये भी नहीं है। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर है वो निदानिक परीक्षण है, ध्यान रखना। उपचारात्मक परीक्षण को निदानिक परीक्षण आधार प्रस्तुत करते हैं कि बच्चे के अंदर ये समस्या है, इसका ये इलाज करना है। ये बताता कौन है? निदानिक बताता है कि कमी क्या है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है? दोष क्या है इसका? देखो, व्यापकता का भाव। नहीं नहीं नहीं, व्यापकता का भाव क्या है? व्यापकता तो होती है पूरे पाठ्यक्रम के जो प्रश्न, जो पूरा पाठ्यक्रम है वो एमसीक्यू प्रश्न के अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। ये तो नहीं है, ये तो व्यापकता तो है भाई। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं क्योंकि उनके उत्तर अद्वितीय होते हैं। गलत नहीं, अगर सही है तो सही है, परीक्षक बदल दो, विश्वसनीयता वही बनी रहेगी। आप परीक्षक बदल दो, परिस्थितियां बदल दो, फिर भी उसका उत्तर क्या रहेगा? सेम रहेगा, परिणाम सेम रहेगा, तो विश्वसनीय है। वैधता का अभाव, वैधता तो अभाव नहीं हो सकता, हाँ अभिव्यक्ति का अभाव है। प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान की राजधानी क्या है, चार ऑप्शन दे दिए कि ये, तो जो है उसी को टिक करना पड़ेगा, आप अपने मन से कुछ नहीं ले सकते। अभिव्यक्ति, देखो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सबसे बड़ा दोस्त है अभिव्यक्ति कौशल जो है वो विकसित नहीं होता इसके अंदर। और बच्चा तुक्का भी लगा सकता है कि ये लग गया, क्या पता वो सही हो जाए। 6 प्रश्न है, 6 की सी भरती हो, क्या पता एक में सी आ ही जाए, तो ये भी उसका एक दोष है। अभिव्यक्ति कौशल विकसित नहीं होता, सबसे बड़ा दोष है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष जो सबसे बड़ा है, आपको दिमाग में रखना है, दो दोस्त हैं इसके। एक तो अभिव्यक्ति का अभाव रहता है, अभिव्यक्ति का क्या रहता है? अभाव, अभाव। और दूसरा तुक्का लग सकता है, तुक्का लगा सकता है।
तुक्का लगा सकता है, ये सबसे बड़ा दोष है। अगला सवाल की तरफ चल रहे हैं। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है? विभेदकारिता के कारण नहीं, वेद्यता के कारण नहीं, विश्वसनीयता के कारण नहीं, 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 वस्तुनिष्ठता। देखो वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब होता है? उत्तर अद्वितीय, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी। इसका अर्थ है आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा, आंसर जो है वो अद्वितीय रहेगा। परीक्षक बदल दो, परिस्थितियां बदल दो, उत्तर का परिणाम नहीं बदलेगा, प्रश्न का जो है वो परिणाम नहीं बदलने वाला। यही तो खास बात है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सबसे खास बात है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। कि शिक्षक के मनोभाव का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य ड्रिल वर्क का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नए सूत्र को समझाना? नहीं नहीं, नए सूत्र को समझाने के लिए तो आगमन विधि है। कौन सी विधि है? आगमन विधि। इसका तो कोई संबंध नहीं है। गणना, नई धारणा को स्पष्ट करना नहीं, नई धारणा को स्पष्ट नहीं करना, ज्ञान को नई परिस्थिति में नहीं, नहीं, नहीं। गणना संबंधी कौशल को बढ़ावा देना। जितना ज्यादा अभ्यास करेगा बच्चा तो गणना उतनी ज्यादा क्या रहेगी? सही रहेगी। यदि आप किसी मतलब आपको जोड़ घटा गुणा भाग किसी बच्चे को सिखाना तो बार बार उसको ड्रिल वर्क करवाओ, मॉक टेस्ट करवाओ, उसको बार बार करवाओ तो अभ्यास हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। तो वो गणना संबंधी कौशल है वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। अभ्यास का सबसे बड़ा फायदा यही है कि गणना संबंधी जो प्रश्न है वो आसानी से उसकी समझ उनके प्रति बहुत अच्छी विकसित हो जाएगी, वो गणित नहीं होंगे फिर। एक प्रश्न है कि 75वां आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है? समस्या को हल करने में समझने के लिए नहीं, नहीं, इसके लिए नहीं, समस्या का हल खोजने के लिए। हल खोजने के लिए नहीं है, समस्या का हल खोजने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है विश्लेषण व संश्लेषण। सूत्र द्वारा समस्या को हल करने के लिए, सूत्र द्वारा समस्या को हल करने के लिए तो भाई साहब निगमन विधि है, और इसके लिए है विश्लेषण विधि। समस्या का हल समझाने के, हल को समझने के लिए ये तो प्रायोजना विधि है। सूत्र स्थापित करने के लिए, किसके लिए? आगमन विधि का सबसे अच्छा काम है, इसके माध्यम से सूत्र को क्या कहते हैं? स्थापित किया जाता है। सूत्र का चयन किस विधि के माध्यम से किया जाता है? ये भी परीक्षा में प्रश्न आया था एक बार रेट में। तो सूत्र का चयन किया जाता है विश्लेषण विधि के माध्यम से। सूत्र को स्थापित किया जाता है किस विधि के माध्यम से? आगमन विधि के माध्यम से। एक बात और बता रहा हूं, प्राथमिक स्तर पर आगमन विधि से बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनके अंदर ज्ञान स्थायी हो और नए संप्रत्य हैं जो वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आए जी। अगला सवाल समझिए। गणित की पाठ्य पुस्तकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गणित की पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता है? पाठ्य वस्तु। ये तो पाठ्य वस्तु मतलब कंटेंट तो सही होना ही चाहिए, कंटेंट ठीक हो, ये तो ठीक है। भाषाओं से ले, गणित की भाषा भी बिल्कुल इजी होनी चाहिए, ये भी सही है। पुस्तक में ये सही नहीं है, पुस्तक में आकृति अच्छे से बनी हो, आकृति सही बनी हो, चिन्ह सही से बने हो, ये भी होना चाहिए। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर है इनमें से सभी। सभी इसके प्रश्न के क्या है? आंसर है। अगला है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कौन सा होना चाहिए? छोटी कक्षा में क्या पीट के पढ़ाना चाहिए, बच्चों को धमका के पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, या व्याख्यान विधि से पढ़ाना चाहिए, या प्रदर्शन विधि से? वो समझेंगे ही नहीं। तो बच्चों को तो छोटी कक्षा में सबसे अच्छा तरीका है मनोरंजक एवं खेल खेल संबंधित तरीकों से पढ़ाओ। बाकी ये आंसर सारे क्या है? निगमन आगमन रटने पर ये काम नहीं आएंगे छोटे बच्चों, ये माध्यमिक स्तर पर काम आते हैं। छोटे बच्चों में खेल विधि से पढ़ाओ, आप मनोरंजक तरीके से पढ़ाओ, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ। बच्चों को लगना ही नहीं चाहिए वो स्कूल में, उनको लगना चाहिए वो घर पे हैं और ठीक है वो सीख रहे हैं। बच्चे को कहेंगे बताओ वो कितनी चिड़िया हैं? 2। बताओ वो उस साइड में कितने कबूतर हैं? 2। तो बताओ टोटल कितनी 2 चिड़िया हैं, 2 कबूतर, टोटल कितने पक्षी हो गए? बच्चे कहेंगे 4। और बच्चों को देख तेरे पास 4 टॉफी हैं, उसमें 2 टॉफी तूने तेरी मम्मी को दे दी, 2 तूने खा ली, पता तेरे पास कितनी टॉफी बची? तो सर बची ही नहीं, 2 मम्मी को दे दी, 2 मैंने खा ली, तो 0 बची। ये खेल खेल विधि से बच्चों को पढ़ाना होता है और प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला है कि निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा? किसमें नहीं हो रहा? लाभ आने में तो गणित प्रयोग की जाती है, सब्जियों को खरीदना, भाई सब्जी खरीदी तो उधार लेना, इसमें भी। साइकिल चलाने में गणित का कहां प्रयोग हो रहा है? इसमें तो साइकिल चलाने में तो गणित का प्रयोग हो ही नहीं रहा। ये तो इजी सा प्रश्न, आप वैसे ही कर दोगे। हाँ, ये है वो प्रश्न, राम खेल खेल में निम्न प्रकार की 3 गेंदों को लगाता जा रहा है। देखिए देखो, गेंदों की संख्या उसके पास 3 है। गेंदों की संख्या देखो, उसके पास चिन्हों की संख्या 3 है, गेंदों की संख्या 3 है, तो वो चिन्ह लिख रहा है 1। अब 3 गेंदों को वो क्या लिख रहा है भाई? इन चिन्हों के माध्यम से लिख रहा है। गेंदों की संख्या यदि 3 होगी तो वो इसको ऐसे लिख रहा है, 3 के माध्यम से। इसको क्या हो गया भाई? ऐसे लिख रहा है। और 6 को वो लिख रहा है 2, और 9 को वो क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है भाई। इन तीनों को एक साथ लिख रहा है वो। आपको समझ में आया? तो राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, केवल राम है। अगला है,
राम और मोहन दोनों खेल रहे हैं, नहीं केवल खेल नहीं रहे हैं, वो कुछ यहाँ पे पैटर्न भी पकड़ रहे हैं। तीसरा आंसर है राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही है इसका आंसर। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण कर रहे हैं। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है, देखो एक बार, ये जो प्रश्न है इसका बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। सामान्यीकरण है मतलब, सामान्यीकरण का मतलब है पैटर्न पकड़ना। वो पैटर्न पकड़ रहे हैं। जैसे गेंदों की संख्या 3 है, तब वो उसको 1 लिख रहे हैं। जब गेंदों की संख्या 6 हो गई, इसका मतलब 3 गेंद ये 3 ये, तो टोटल इस 3 गेंदों को आप 1 लिख रहे हो, तो इन 3 गेंदों को आप कितना लिखोगे, 1 और, तो दोनों को जोड़ो तो 2 हो गए। ऐसे गेंदों की संख्या 3 हो गई, तो 3 ये 3 ये 3 ये, तो टोटल गेंदों की संख्या कितनी होगी, 3 बार हो गया ना। 3 को आप 1 बोल रहे हो, तो इसका मतलब 1 2 और 3 इन्होंने क्या पकड़ लिया, एक पैटर्न पकड़ लिया। बहुत बढ़िया सवाल है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है और यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है। क्या उसको लिखित कार्य करवाए जाते हैं? भाई साहब लिखित कार्य से क्या लेना देना है, लिखित कार्य तो कोई लेना देना नहीं है। क्या मौखिक कार्य करवाए जाते हैं? नहीं 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 सब। किस विषय में कमजोर है इसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी समस्या की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है नैदानिक परीक्षण। कौन सा परीक्षण किया जाता है? नैदानिक परीक्षण। सुनो मेरी बात, इसका आंसर रहेगा आपका नैदानिक परीक्षण। और नैदानिक परीक्षण के बाद किए जाएंगे उपचार। सुनो, बच्चा गणित की किस शाखा में कमजोर है, आप उपलब्धि परीक्षण से ये जांच नहीं कर पाओगे। उपलब्धि परीक्षण से तो ये जांच कर पाओगे कि बच्चा ये फलाना बच्चा, जैसे कक्षा में 20 बच्चे हैं, 20 में से 18 बच्चों के नंबर 8 से ऊपर आए हैं, 2 बच्चों के नंबर 10 से कम आए हैं, इसका मतलब पिछड़े हुए कितने हैं, 2 हैं। अब ये तो पता चल गया कि ये 2 पिछड़े हुए हैं। अब वो गणित के किस चैप्टर में पिछड़े हुए हैं, गणित के किस विशेष प्रश्नावली में पिछड़े हुए हैं, वो ज्यामिति में पिछड़े हुए हैं, वो बीजगणित में पिछड़े हुए हैं, वो अंकगणित में पिछड़े हुए हैं, इसका कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा नैदानिक परीक्षण से। आपको समस्या की पहचान करनी पड़ेगी। जब समस्या की पहचान हो जाए तो पता चल जाएगा ये बच्चा कमजोर है और इसलिए कमजोर है, इस गणित की इस शाखा में कमजोर है। और ये नैदानिक परीक्षण जो है वो आप उसके बाद उन बच्चों को कैसे सिखाएं, इसके लिए रास्ता तैयार कर देता है। कौन? मतलब मेरा कहने का ये है कि वो बच्चों के अंदर ऐसी शिक्षण व्यवस्था लागू कर जाए जिससे वो बच्चों की जो कमजोरी है वो दूर हो सके। इस शिक्षण व्यवस्था को बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। आया समझ में जी? अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा व वाद विवाद करके? नहीं, चर्चा व वाद विवाद करके नहीं, लिखित कार्य करके। लिखित कार्य तो लेखन कौशल विकसित हो, अभ्यास कार्य द्वारा तो समस्या का हल विकसित होगा। सबसे ज्यादा अगर बच्चे का कौन सा कौशल गणना में उसको गति प्रदान करना है, उसकी गणना संबंधी कौशल विकसित हो सके, इसके लिए उसे क्या करवाया जाता है? बार बार उसको क्या किया जाता है? मौखिक ओरल वर्क करवाए जाते हैं। साथियों, ये प्रश्न कैसे रहे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो अपन एक वीडियो लेके आएंगे वो लेके आएंगे अपन विज्ञान की शिक्षण विधियों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपने मेरे इन प्रश्नों को, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लायक हूं और मैं आपको सही तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो फिर मैं रिट लेवल 11 के लिए पर्यावरण की शिक्षण विधियों का एक वीडियो लेके आऊंगा। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों से मैं इजाजत ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।